हरिओम। आज हम यह जानेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के आधार एवं इसकी प्राचीनता, इसकी प्रासंगिकता, वैज्ञानिकता के बारे में जानेंगे। भारतीय पंचांग का प्राचीन इतिहास हमको प्राचीन वैदिक काल में लेके जाता है। प्राचीन वैदिक काल में सूर्य एवं चंद्रमा की गणना के आधार पर पंचांग प्राचीन काल से निर्मित होते थे, जिसमें सूर्य ग्रहण जो कि एक गणितीय स्थिति है, जिसके बारे में हमें प्राचीन काल में आज से 8,000 साल पूर्व के साक्ष्य हमको ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, जो प्राचीनतम साक्ष्य है, जिसका आधार हम देखते हैं कि सिद्धांत ज्योतिष में बड़ा प्राचीन है और जिसमें कहा जाता है कि केवल इसमें गणना ही नहीं है और भी इसके अंदर तत्व विद्यमान हैं। उसके बारे में एक प्राचीन परिभाषा है आचार्य भास्कर की कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेदा क्रमात् चारश्च द्विषदाम द्विधा च गणितम प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूदिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांत सा उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैहि। कि त्रुटि से लेकर के प्रलय पर्यंत, त्रुटि अर्थात कमल के पत्ते को छेदने का जो काल लगता है सुई से, उस काल को हम त्रुटि कहते हैं। और वहाँ से लेकर के जो पृथ्वी के प्रलय, ब्रह्मांड के नाश होने तक की जो गणनाएं हैं, वह गणनाएं हमें ज्योतिष में प्राप्त होती हैं। और इसमें 9 प्रकार के मान भी प्राप्त होते हैं, जिसमें कहा है मानव प्रथम मानव दैव जैवो पैत्राक्ष शौरेन्दव सावनानी ब्राह्मम तु मानम आदि, जिसमें 4 प्रकार के मान हमारे व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं: सौर, चांद्र, नक्षत्र और श्रावण। इसमें 4 मानों के आधार पर हमारे वैज्ञानिक पंचांग निर्मित होते हैं। आगे कहा है मानव प्रभेदाक्रमात् चारश्च द्विषदाम, ग्रहों का 4 ग्रहों की गति, सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनकी सूर्य को गति के बारे में कहा गया है। अब जिसमें हम गति के बारे में विचार करें तो वास्तविक रूप में हमको सूर्य घूमता हुआ दिखता है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसमें ग्रह जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन कहलाता है, और जो भाग उसके पीछे उसके विपरीत होता है वहाँ पर रात्रि होती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो यहाँ पृथ्वी की वास्तविक रूप में गति है, और यह गति समान रूप से होती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में सूर्य को मार्गी कहा गया है, क्योंकि सूर्य यदि पृथ्वी को स्थिर मानते हैं तो सूर्य वहाँ घूमता हुआ हमको दिखता है। तो इनकी गतियाँ कितने प्रकार की हैं? इनकी गतियाँ हैं 8 प्रकार की: वक्रातिवक्रा, विकला, मंदा, मंद तरासमा तथा शीघ्र तरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति। इन 8 प्रकार की गतियों के आधार पर यह निर्धारित होता है। इसमें दूसरा है बिंदु है चंद्रमा। कहा जाता है चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो। यहाँ पर चंद्रमा को विराट पुरुष के मन से उत्पन्न एवं सूर्य से प्रकाशित बताया गया है। तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करने के कारण यह चंद्रमा प्रकाशित होता है और हमको प्रकाश प्रदान करता है। जैसे कहते हैं अंकुरित होने के लिए किसी भी बीज को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसी तरह उसमें रस रसायन की पूर्ति के लिए चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं सूर्य और चंद्रमा के आधार पर हमारे त्योहारों का निर्धारण किया जाता है, और इनकी गतियों के आधार पर ही इन त्योहारों का और कृषि का निर्धारण किया जाता है। आगे हमारी ऋतुएं, ऋतुओं का निर्धारण भी सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर ही होता है।
हम देखते हैं कि इन गतियों के आधार पर हम संध्या काल में यदि देखें तो हमको पूर्व दिशा में यदि हम संध्या काल में बैठ जाएं तो विविध प्रकार के नक्षत्र समूह हमें अलग अलग आकृतियों में हमको दिखते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने इनके आकृतियों के आधार पर इनके नामकरण किए हैं। अश्व की आकृति होने के कारण अश्विनी कहा गया, गाढ़ी की आकृति होने के कारण मघा कहा गया। इसी तरह विविध प्रकार की आकृतियों के आधार पर सभी नक्षत्रों के नाम यहाँ पर रखे गए। और आप देखेंगे कोई भी सामान्य व्यक्ति भी यदि देखे तो उसे दिखेगा कि सारे नक्षत्र प्रतिदिन एक समान स्थिति में उदय होते हैं और समान स्थिति में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। इन समान स्थितियों को देखते हुए इनमें केवल घूमते हुए सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एवं ध्रुव तारा, इनको देखने के बाद ही वह यह समझ जाता है कि इनमें भी ही गति है। बाकी सारे समय से उदय होते हैं और समय से अस्त हो जाते हैं, क्योंकि नक्षत्रों में यहाँ पर गति हमको नहीं दिखती है। वह पृथ्वी की गति धुरी पर घूमने के कारण वह हमको उदय होते हुए पूर्व से दिखते हैं और पश्चिम में अस्त होते हुए दिख जाते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं के उदय और अस्त होते हुए आचार्यों ने इनका निर्धारण किया और इनमें सूर्य एवं चंद्रमा को निर्धारण। अब ग्रहण जो पड़ रहा है, कोई भी ग्रहण, उसकी गणना हमें इन्हीं के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। अब ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कैसे कोई व्यक्ति अकल्पित ग्रहण की गणना करके और वह पंचांग में लिख देता है। इसी तरह कैसे वह पूरे वर्ष भर की गणनाएं करके रख लेता है। कैसे? इसका आधार है कि प्राचीन काल में ऋषि रात्रि जागरण करके सतत नक्षत्रों का दर्शन करते थे और उस आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर हमारे सारे पंचांग, व्रत, पर्व, त्योहार, ऋतु, संवत्सर आदि का निर्धारण होता था। सारे त्योहार भी हमारे इसी आधार पर हैं, जो ऋतु आधारित, ज्योतिष पंचांग आधारित होते हैं। और हमारी कृषि भी इसी आधार पर, और कृषि के आधार पर हमारे त्योहार भी निर्धारित होते हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण आधार है हमारी कालगणना का। आगे जब हमें देखते हैं कि इतनी प्राचीन कालगणना केवल आकाश में देखने से ही हो जाएगी, नहीं, इसका एक आधार होता है यंत्र। उसी परिभाषा में कहा गया है यंत्रादि यत्र उच्यते। यंत्रों का हर एक ज्योतिष के, गणित के, खगोल विज्ञान के ग्रंथ में यंत्रों का एक अध्याय होता था, जिसके आधार पर वह व्यक्ति उन यंत्रों के आधार पर ग्रहों की गतियों का निर्धारण करता था। वह यंत्र चलित होते थे, कुछ यंत्र पाषाण के द्वारा एक जगह स्थिर होते थे। जो यंत्र चलित होते थे उन्हें आचार्य लोग, प्राचीन ऋषि मुनि अपने साथ लेकर के चले भी जाते थे, और जो स्थिर होते थे उन्हें वेधशालाओं के रूप में स्थापित किया है, पाषाण खंड के द्वारा निर्मित होते थे। जैसे जंतर मंतर दिल्ली, जंतर मंतर एक जयपुर, इसके बाद जयसिंह की वेधशाला उज्जैन, काशी, मथुरा आदि, ये जो वेधशालाएँ निर्मित हुई थी। इस तरह बराह मिहिर की वेधशाला होती थी महरौली दिल्ली में। तो ये जो वेधशालाएँ थीं, इनमें ग्रहों की बारीक सूक्ष्म गति का निर्धारण होता था, रात रात जागरण करके। तभी जा करके अधिमास की व्यवस्था, जो एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, वो निर्धारित हुई। और चांद्रमान के आधार पर ही वह मास जब निर्धारित होता था, तो जिसमें सूर्य अपना राशि गमन नहीं करता था, वह अधिमास होता था। तो उसका आधार हमारा यंत्र विज्ञान था। जिन यंत्रों का वर्णन सिद्धांत के ग्रंथों में, जिनके नाम हैं राशि वलय यंत्र, तुरीय यंत्र, सम्राट यंत्र, बृहत सम्राट यंत्र, और इसके बाद पलभा यंत्र, शंकु यंत्र, घटी यंत्र, क्रांति वलय यंत्र, यंत्रराज, ये सारे ग्रंथ थे। और इनके ऊपर भी पृथक पृथक भी यंत्रों के लिए अलग ग्रंथ भी निर्मित हुए, जैसे यंत्रराज, सर्वतोभद्र चक्र यंत्र आदि ग्रंथ
निर्मित हुए पृथक रूप से, क्योंकि गणना की सूक्ष्मता को लेकर। अब इन गणनाओं के आधार पर, इतने यंत्रों के आधार पर जो सूक्ष्म गणनाएं होती थी वह हमारे पंचांग विज्ञान में स्थापित होती थी और इससे से हम आगे जानते थे। तो ई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हमारे आचार्यों ने इन गणनाओं को किया था। अब वास्तविक रूप में आज इसकी प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता यह है कि हर एक जनमानस के मन में त्योहारों को लेकर के एक कुतूहल होता है, मासों को लेकर एक कुतूहल होता है। वह कुतूहल का आधार हमारा ज्योतिष है, क्योंकि हमारे मास चंद्र के आधार पर निर्धारित होते हैं। यहाँ चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा में होगा वह नक्षत्र आगे जाकर के उस मास का निर्धारण करेगा। जैसे यदि चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर है तो उस मास को हम फाल्गुन मास कहेंगे। चित्रा नक्षत्र के आसपास है तो उसे हम चैत्र मास कहेंगे। विशाखा नक्षत्र के आसपास है तो उसे हम वैशाख मास कहेंगे। तो ये मासों का निर्धारण भी नक्षत्रों के आधार पर हुआ था। ये मास ज्योतिष के सबसे बड़े आधार हैं जिनसे हमारे सारे विधि विधान त्योहार आदि निर्धारित होते हैं। हमें आज इसको समाज में स्थापित करना है, क्योंकि इतनी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। आम जनमानस में इसकी वैज्ञानिकता की चर्चा नहीं होती है, जो हमें स्थापित करना है, जिसमें आज जो बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं उन गणनाओं का आधार हम ले सकते हैं आज की तकनीकी, क्योंकि गणना के लिए हम तकनीकी को ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत प्रकार की बनी हैं उनको ले सकते हैं। MS ऑफिस में MS एक्सेल को ले सकते हैं। इन आधार पर हम गणनाएं कर सकते हैं और इनकी भविष्यवाणी और होने वाले भविष्य में घटने वाले जो ग्रहण और उत्पन्न होने वाले जो त्यौहार, आने वाले मास, अधिमास और कुंभ, 4 हमारे महाकुंभ आते हैं उनका काल निर्धारण, अर्धकुंभ आते हैं उनका काल निर्धारण, विविध नदियों पर मनाए जाने वाले त्योहारों की स्थिति और उनके मुहूर्त और उनका काल का निर्धारण, यह भी हम पूर्व में ही निर्धारित कर सकते हैं हमारे इस वैज्ञानिक काल गणना, खगोल गणना के आधार पर। इसलिए इसे हम तकनीकी के आधार पर सहज ही बड़े से बड़े गणित को सहज में ही कर सकते हैं। इसमें पाटी गणित 2 प्रकार की गणित है, जिसके आधार पर सहज में जो भयभीत बच्चा है गणित से, वह भी सहज में गाते गाते ही कई पद्धतियों का निर्धारण कर सकता है और उन पद्धतियों के आधार पर वह बड़े से बड़े प्रकार की गणित कर सकता है। बीज गणित है जिसमें यावत तावत आदि तत्वों के द्वारा और संकलन व्यवकलन गुणन भजन विधियों के द्वारा वह बड़ी से बड़ी गणित सहज में कर सकता है। वैदिक गणित भी इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, जिसमें महान से महानतम गणनाएं बहुत ही कम समय में हम लोग कर पाते हैं। तो जब हम इसे समाज में स्थापित करने के लिए जाते हैं तो हमें इसकी वैज्ञानिकता को सरल रूप में समझाने की आवश्यकता है। दूसरा, अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं, भूकंप विज्ञान की पांडुलिपि है। आज बड़ी बड़ी लेबोरेटरी, सैटेलाइट लगते हैं जो बता पाते हैं कि भूकंप आएगा, लेकिन बड़ा खर्च आता है। लेकिन हमारे प्राचीन के ऋषि मुनि केवल ग्रहों के और प्रकृति के संतुलन के आधार पर, उसमें आ रहे परिवर्तन के आधार पर भूकंप की पूर्व भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। बड़े बड़े तूफानों की जानकारी ऐसे ही सहज में ही वो ग्रहों के परिवर्तन और वातावरण को देख करके वह दे देते हैं। तो हमें उन ग्रंथों को प्रकाशित करके उनके प्रयोग को परीक्षण करने की आवश्यकता है और समाज में उसे ले जाने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम इसे महान स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संस्कृतम, जय भारतम।